नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, कहते हैं कि बेटी घर की आन है, बान है, शान है, लेकिन मैं कहूंगा कि बेटी तो माँ बाप के सर का ताज है। तो साथियों, हमारे नौहर की बेटी कोमल सिपाही ने ऐसा ही परीक्षा में अंतिम रूप से अपना चयन करवा करके एक बेटियों के लिए प्रेरणा बनी है। तो आज हम कोमल सिपाही से मिलने के लिए उनके घर पे आए हैं। तो हम चलते हैं कोमल सिपाही से मिलने के लिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, सबसे पहले हमारे नौहर जगत चैनल की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से आपको इस एसआई परीक्षा में चयन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो साथियों, ये है कोमल सिपाही। अपनी एक छोटी सी उम्र में एसआई जैसा एग्जाम को पास करके उसको उत्तीर्ण करके एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त किया है कि सभी बेटियों को, सभी बहनों को इसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो हम कोमल ने इस परीक्षा को किस तरीके से पास किया है, क्या हम भी, आप भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, इस सब की जानकारी के लिए इससे बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले मेरे सामने इनकलाब पिक्चर का वो गाना याद आता है कि लो भैया तुम तो बन गए थानेदार, अब डर काहे का। तो कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप कैसा महसूस करेंगे? सर, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि मेरा मतलब ऐसा ही में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जी बेटा। और अभी तक मैं ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना ही चल रहा है मेरे। तो इतना सभी घर वाले गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे दादाजी अब जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश हो रहे होंगे। जी जी। उनके आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता, चाचा जी, सभी परिवारजनों की सहायता, सपोर्ट से और मेरे गुरु आदरणीय श्री प्रवीण भाटिया सर जी के निर्देशन में मैंने ये सफलता अर्जित की है। सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये खुशी का दिन मुझे नसीब हुआ, उसके लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। बेटा, ये खुशी ऐसे ही जाहिर हो रही है कि जैसे आप परिवार के सदस्यों के बीच में बैठी हैं, बड़ी सौभाग्यशाली है। तो बेटा, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने जो पढ़ाई का जो सफर था वो कहाँ से तय किया? आपकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो कहाँ पे हुई है? मेरी स्कूलिंग 8th तक गायत्री विद्या मंदिर स्कूल नौहर से हुई है। जी। आगे की शिक्षा? बाद जी। राजस्थान बाल निकेतन स्कूल नौहर से मैंने 9th 10th कंप्लीट किया। जी जी। उसके बाद अभिनव अकेडमी से मैंने 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से किया। आपने साइंस बैकग्राउंड से 11th और 12th पास किया है। जी सर। मैं सभी दर्शकों का ध्यान थोड़ा इधर इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि साइंस बैकग्राउंड का होकर के बच्चों के दिमाग में एक ही बात आती है, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन। प्यारे बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि हम इंजीनियर और मेडिकल में ही जाएं। आगे बढ़ करके हम कोमल सिपाही भी बन सकते हैं। इसके सफर को हम आगे और सुनते हैं। तो बेटा, उसके बाद में आगे की पढ़ाई किस प्रकार से तय की? उसके बाद से मैंने बीएससी ग्रेजुएशन किया। जी जी। और एनडीबी कॉलेज से। एनडीबी कॉलेज से, हाँ। तो वहाँ भी बीएससी यानी उसमें मेडिकल था या नॉन मेडिकल था? नॉन मेडिकल। जी जी। फिर उसके बाद सर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मनीष कालरा सर थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप भाटिया आश्रम शुरू कर जाइए। और पहले भाई गया हुआ था 12th करके, तो उसकी कुछ पेपर्स देखे थे, तो उससे मैं मोटिवेट होके वहाँ मैंने सोचा कि एक बार जाके आना चाहिए। तो भाटिया सर से मिली और उन्होंने गाइड किया मुझे। उसके बाद सर मैंने कंटिन्यू एसआई और आरपीएस के लिए काम किया। बेटा, यहाँ आपने एक नाम बताया था, मनीष कालरा सर। जी सर। तो मनीष कालरा सर के बाद में आपके जीवन में एक टर्न आउट आ जाता है, मोड़ आता है। तो ये सब कौन थे? मनीष कालरा सर कौन है? मैं उनके बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। श्री मनीष कालरा सर आरएस हैं, एससीटीओ हैं, अभी वो विजयनगर पोस्टिंग है। जी जी। जब हमें यहाँ से भेजा था तो वो नॉर्मल पोस्टेड थे। जी जी। सर, मनीष जी जहाँ कहीं भी मेरी बात को सुन रही हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकार से युवाओं को प्रेरित किया है और इस प्रकार से मुकाम हासिल करवाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार बेटों को, बेटियों को प्रेरित करते रहें। तो हाँ बेटा, तो उसके बाद में जब आप सूरतगढ़ चले गए थे तो सूरतगढ़ में जाकर के कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या अपने सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ गई थी?
वहाँ पे श्री प्रवीण भाटिया सर का जो आश्रम, आश्रम बिल्कुल बिल्कुल, उसी से हम जुड़ गए जी। थे। वहाँ पे क्लासेस होती हैं जी। और टेस्ट टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, जी, जी। शेड्यूल दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने अध्ययन को जारी रखा जी। और सर के मार्गदर्शन में हमने ये पूरा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो फिर वहाँ जैसे आपने कौन से अटेम्प्ट में पास किया है सही? जी सर, ये मेरा एलिजिबल होने के बाद पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, पहला ही अटेम्प्ट था ये, यानी पहले ही प्रयास के अंदर बेटी ने इसको पास किया है। तो बेटा एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में कभी ऐसा कुछ जुनून था, ऐसी कुछ बात थी कि मैं यानी कि ऐसा ही वगैरह करके थानेदारी बनूंगी, या कोई और कुछ ही दिमाग में था? सर वहाँ पे जैसे मनीष कालरा सर खुद भी ऐसा ही लगे थे पहले। जी जी। और उसके बाद वहाँ पे भाटिया सर हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑफिसर से मिलाते रहते हैं। जी। उसमें ममता मैम भी है जी, जी। जो ASP है अभी। जी जी। तो उनसे मोटिवेट होके सर मैंने पुलिस में आने का सोचा। अच्छा अच्छा, आपने पुलिस में आने का सोचा। तो आपने जैसे BSc किया, BSc के बाद में थोड़ा बीच में आपने कौन से समय हुआ BSc आपका? 2018 में। तो कुछ बीच में समय आ जाता है, तो इसमें आपने क्या किया था? सर मेरी ग्रेजुएशन लास्ट मतलब पेपर होने वाले थे, उस टाइम में चली गई थी। आप वहां चले गए थे, तो बीच में बेटा कोई आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं एजुकेशन में या कोई BEd वगैरह कुछ ऐसा आया था? सर मेरी फ्रेंड है एक विनीता, जी। उसके साथ हम जैसे हमारी BSc चल रही थी तो मैथ की हम साथ में तैयारी करते थे। जी। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया था कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। जी जी। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिला कि हमें इसी फील्ड में आगे जाना है। अच्छा, आपको तो उसी समय आपके दिमाग में हाँ। आ गया था। तो बेटा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जिज्ञासा होती मेरी नहीं सभी दर्शकों की होती है, आम व्यक्ति की होती है कि एक जो पुलिस का जब नाम सुनते हैं तो एक अलग ही प्रकार का चेहरा, एक अलग ही प्रकार की छवि अपने दिमाग में आती है। तो क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में है बेटा? जी सर, वर्दी जो है वो मतलब अट्रैक्ट करती है। अब वर्दी ने आपको आकर्षित किया? ठीक है। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो एक अलग ही उनको मतलब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपने वहाँ हो तो मतलब हमें भी इसी तरह लोग रिस्पेक्ट देंगे। और एक वर्दीधारी ऑफिसर है वो 100 लोगों के बराबर होता है, चाहे वो वर्दीधारी कांस्टेबल क्यों ना हो। बिल्कुल। कई दर्शकों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्ति का जो गणवेश है वो आकर्षित करता है, व्यक्ति का जो परिधान है, परिवेश है, वो आकर्षित करता है। तो बेटी को पुलिस विभाग की जो वर्दी है, पोशाक है, उसने आकर्षित किया, क्योंकि उसमें एक अनुशासन समाया हुआ है, क्योंकि उसमें एक कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है, तो शायद बेटी को यही आकर्षित किया है। तो बेटा अब मैं आपका जो परिवार है उससे थोड़ा मिलना चाहूंगा। तो ये आपके दादी जी है? दादी जी हैं। प्रणाम दादी जी। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको पोती के थानेदार बनने पर बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो दादी जी आप ये बताओ कि बेटी जब थानेदार बन गई है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो यही दादी जी का आशीर्वाद है कि बेटे ईमानदारी से काम करे, देश की राष्ट्र की सेवा करे, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो यहाँ कोमल की मम्मी हैं, वो बैठे हैं, उनकी माताजी को सबसे पहले आपको भी बेटी के थानेदार बनने को बधाई। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बेटी जो थानेदार बन गई है? मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि इसने अपने दादाजी के ड्रीम को पूरा किया है। दादी माँ और दादा दोनों के ये ड्रीम्स थे कि उनके पोते और पोती सरकारी जॉब में आए, तो कोमल ने वो सपना साकार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब औलाद अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से उनका सपना पूर्ण करती है तो खुशी होना स्वाभाविक है। तो साथियों, यही खुशी आज ये महसूस कर रही हैं। बेटी जब तैयारी करती थी तो उस समय आप किस प्रकार से इसका व्यवहार रहता था, आपको क्या क्या करना पड़ता था, थोड़ा बताएं, ताकि बहुत सी माताएं ये चीजें सुन रही हैं, देख रही हैं, वो भी इस चीज को कर सके। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसे सिर्फ स्टडी पे फोकस करने दें, ताकि अपने ब्राइट फ्यूचर को वो सक्सेस कर सके। और मैंने कभी कोमल को किसी चीज के लिए नहीं कहा है, जब वो स्टडी करती है तो ओनली फॉर स्टडी पे ही फोकस करती है। कोई भी काम हो, मैं पहले उसको सोचती हूँ कि मैं उससे बोलूँ, बस फिर सोचती हूँ कि नहीं, मैं अपना काम स्वयं करूँ और उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दूँ, ताकि वो अपने भविष्य में जो अचीव करना चाहती है वो सब कर सके। बिल्कुल। यानी कि जब ये तैयारी करती थी तो इसकी तैयारी के साथ साथ में आपकी भी तैयारी होती थी एक किस्म की। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे आज भटकते हुए बच्चे
चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इस भागम भाग भरी दौड़ में और इस प्रकार की जो संस्कृति, जो वातावरण, एनवायरमेंट में जो बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो स्टडी पे और अपने पेरेंट्स, दादी माँ, दादा जो भी आपको बोलते हैं उनका फॉलो कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस करके अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं। बिल्कुल सही बात है, कमल की मम्मी जी ने बिल्कुल सही बात बताई है और यही इन्होंने ये बताना चाहा है कि बच्चों को अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए और जब उनके सपने पूरे हो जाते हैं तब एक उनके जो उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही पूर्ण होगी। तो अब इधर अपने कोमल के बड़े भाई हैं और हम उनसे मिलना चाहेंगे और ये अपने मोहन के संयुक्त व्यापार संघ में पदाधिकारी हैं, मंत्री पद पर हैं और अब इनसे बातचीत के लिए इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले तो आपको आपकी छोटी बहन कोमल के थानेदार बनने को बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बधाई। हाँ, तो सर, इस प्रकार जब छोटी बहन जब थानेदार बन जाती है तो बड़े भाई को किस प्रकार से मन में क्या फील होता है? गर्व की फीलिंग होती है। हाँ जी। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, अभी तो पूरे नौर में भी एक गर्व की बात है जी कि एक छोटी सी बच्ची एसआई के पद पर पहुंची है जी। और आगे भी और भी ऊंचाइयां प्राप्त है। हमारी यही कामना है कि और भी ऊंचाइयां प्राप्त है और सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। अब जय किशन जी, राकेश सर जी और आप मीडिया के माध्यम से जो प्रतिभाओं को पंख दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पंख दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत सैल्यूट जी। आप इसी तरह जो प्रतिभा है उनको अपने मीडिया के माध्यम से इसी तरह प्रेरित करते हैं। धन्यवाद जी। जो आज की जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वर्तमान पीढ़ी से यही कहूँगा कि इससे आप प्रेरणा ले। छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत ऊंचाइयां पकड़ रहे हैं, तो अपना पढ़ाई में फोकस पूरा ध्यान करें जी। और पढ़ाई की ही वैल्यू है। बिल्कुल सही है। तो मेरा तो सभी से यही कहना है, सभी बच्चों से ये इससे प्रेरणा ले और पढ़ाई पे पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने माँ बापों का, अपने पिता का, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। बिल्कुल, सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस प्रकार से हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी कोमल के पास में इनके बड़ी माँ यानी ताई जी बैठे हैं, तो मैं इनको भी कोमल बेटी के थानेदार बनने को बधाई देना चाहूंगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो आप भी बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे घर में तो विवाह है या उत्सव का माहौल हो? उससे भी ज्यादा लग रहा है। उससे भी ज्यादा यानी परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, आप पवन के चाचा जी हैं। जब भतीजा या भतीजी कुछ बन जाते हैं, जितनी खुशी चाचा को होती है शायद मेरे हिसाब से माँ बाप को भी नहीं होती है। ऐसा ही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। सभी एग्जाम्स और इंटरव्यू फिजिकल दिलाने चाचा जी जाते साथ। चाचा जी जाते थे। तो ये लकी चार्म है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बेटी भी अपने चाचा को लकी मान रही है, तो बेटा हमेशा ही चाचा लकी रहेगा। और मैं टाइम पे टाइम को गाइड करता रहता था। बिल्कुल ऐसे ही हमेशा रैंक आती थी तब रैंक पूछते, पढ़ने से पहले बोलते आज जल्दी सो जाओ कल आपका पेपर है। जी, तो हमेशा मोटिवेट किया चाचू ने। और आप वैसे करते क्या हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यानी आपने बेटी को इंजीनियरिंग लाइन में जाने की प्रेरणा नहीं दी कहीं? मेरे पापा का गोल था, सपना था कि वो आगे गवर्नमेंट सर्विस में जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो गवर्नमेंट सर्विस में जा करके और कोई आपके अलावा अलग से कोई जॉब है को प्राप्त करें। बिल्कुल सही है। आप कोमल के बड़े पापा हैं यानी ताऊ जी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं भी थानेदार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बहुत अच्छी बात बच्चे को मोटिवेट करने में बड़े ताऊ जी का बड़े ताऊ जी का आता है। बिल्कुल, यानी कि देख रहे हैं मेरे दर्शकों कि परिवार में एक बहुत अच्छा उत्सव, एक बहुत अच्छा माहौल है। तो मैं सभी दर्शकों को, सभी जो युवा है उनको कहना चाहूंगा कि आप भी प्रेरणा लेकर के इस प्रकार का अपने घर में माहौल पैदा करिए, इस प्रकार की खुशी पैदा करिए। थोड़ी सी अंत में मैं बात और करना चाहूंगा कोमल से। तो हाँ जी, हाँ सुशील, हाँ अब ये कोमल के बड़े भाई हैं सुशील, छोटे भाई हैं आप, छोटे भाई बड़ी बिल्कुल। हाँ, तो बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई थी। 5:15 बजे इसका रिजल्ट आया था, मेरे को ताऊ जी का फोन आया कि मेरे को बहुत खुशी हुई। वो ये देखो, ये है भाई की खुशी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आप क्या करते हो? मैं सर आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आप सोचकर आरएस की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जी के सानिध्य में अभी तक। अब वो भर्ती निकली, उसका फॉर्म भरा है आपने? जी सर।
अच्छा अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट है सर। दूसरा अटेम्प्ट है। जी सर। तो पिछले अटेम्प्ट में क्या स्थिति रही थी? सर मेरा नहीं होता सर। उसमें नहीं हुआ था, अब की बार आपका होगा, क्योंकि बहन की ताकत आपके साथ में है, बहन का जो प्रेरणा जो भावना वो आपके सर साथ मैंने है। इसे फिजिकल के टाइम में मोटिवेशन करता तो तेरे को 50 नंबर जरूरी लाने हैं, अच्छा, फिजिकल पास होना चाहिए तेरा। बिल्कुल, अब हो गया। जी सर। बिल्कुल, यानी कि बहन ने भाई की बात को माना है। जी सर, मेरी आपका परिवार जो भाई बहनों में से आप सबसे बड़ी हैं? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हूँ मैं। 8 महीने का गैप है, दोनों ताऊ जी के बेटे दोनों 8 महीने छोटे हैं मेरे जी। से। बहन जो है वो 2 साल छोटी है, भाई अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है, वो 5 साल छोटा है। वो 5 साल छोटा है। तो अब आपने पीजी कर लिया था, पीजी कौन से विषय में किया था? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, टैगोर कॉलेज, पीजी सूरतगढ़। सूरतगढ़ से। तो अब आगे का आपका क्या टारगेट रहेगा बेटा? आगे सर मेरा आरपीएस बनना आगे का टारगेट है। जी, यानी कि इसी लाइन में आगे आरएस लेकर के आरपीएस बनने का आपका टारगेट है, लक्ष्य है। बहुत जल्द पूरा होगा वो भी। और अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अपने बच्चे बच्चियां हैं जी सर। वो तैयारी करेंगे जो युवा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपने इवेल्युएशन करें खुद का कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, जी। फिर वो डिसाइड करें कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, जी। फिर उसके लिए निरंतर प्रयास करें, चाहे किसी भी गुरु के निर्देशन में करें, जी। लेकिन पूरे डेडिकेटेड व श्रद्धा से उनके मार्गदर्शन में जो अपना टारगेट है उसे अचीव करने का लगातार प्रयत्न करें। एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो जी। बरकरार रखें। और एक विद्यार्थियों की जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनकी एक मान्यता होती है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपकी दृष्टि में कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए, सिटिंग कितने घंटे होनी चाहिए? सर वहाँ आश्रम में हमारा ये शेड्यूल दिया जाता था, जी। वो अगर हम पूरा कर लेते थे जैसे तो लगभग कंटिन्यू, अगर सर बोलते हैं 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जी। लेकिन मिनिमम आप सेल्फ स्टडी करें तो 8 घंटे आप खुद को दें, जो कि चीजें समझने में टाइम लगता है जी। और प्रॉपर टाइम एक जो भी आपका टारगेट है वो मांगता है, जी। तो उसके लिए कम से कम 8 घंटे आप पढ़ें और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने उसको उतना दिया है सर, उसी का परिणाम आज में बिल्कुल सही बात है। यानी कि कम से कम 8 घंटे अपने को पुस्तकों को, किताबों को देना चाहिए। तो एक चीज और मायने रखती है यहाँ, जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है, या जो कहते हैं ना सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए, ये भी कुछ मायने रखता है क्या? जी सर, जैसे आपकी स्टडी किस टाइम मतलब बेस्ट हो रही है, आप कहाँ डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, जी। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे मैं एक पीजी में रहती जी। थी तो वहाँ का माहौल मुझे बहुत बेस्ट मिला, और मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती, जैसे कोई काम हो गया, कुछ ब्रेकफास्ट हो गया, अपने को रेडी होना है क्लास के लिए, तो मुझे लगता है मैं रात को स्टडी करने वाली थी तो मैंने लेट नाइट स्टडी की है, और मॉर्निंग में जितना टाइम मेरे को क्लास के लिए और अलग से रिवाइज करने के लिए मिलता था तो मैं उसमें मैनेज करती थी। रात को मेरे से लगभग 4 से 5 घंटे बैठ के शांति से स्टडी करती ठीक है। यानी कि कोमल का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि किताबों में, पुस्तकों पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए, समय कोई मायने नहीं रखता है। वो भी बड़े पापा। और नमस्ते जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस बात की। अशोक जी ठीक सिपाही है। हैं। अच्छा, आप अशोक जी सिपाही कोमल के बड़े पापा हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे तैयारी की, तो किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात का समय हो, किसी भी प्रकार का समय हो। और अब मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कोमल जी ने जितना ध्यान केंद्रित करके अपने कंपटीशन को पास, उतना ही सहज शैक्षणिक गतिविधि में भी इसका बड़ा ध्यान रहा है, और इसकी रुचि सिंगिंग में है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई के अलावा गाने में भी रुचि बता रहे हैं? जी सर, मुझे बचपन से ही, क्योंकि जब महाराज आते चौमासे में तो जी। हमारी प्रतियोगिता होती थी, जी। तो वहाँ से मैंने ये गाने का सीखा, और जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ महाराज से तात्पर्य है जैन संप्रदाय में जो जैन मुनि आते हैं, वो जब आते थे तो बेटी को मौका मिलता था वहाँ उनके सामने कुछ अपनी प्रस्तुति देने का, तो उस समय से उनसे ये प्रेरणा ली है। तो बेटा मैं ये चाहूंगा कि 2 पंक्तियां आप दर्शकों को कुछ गुनगुना करके बताएं, ताकि दर्शक हैं वो भी, उनके मन में कुछ उत्साह है वजह हो सके। जी। एक पुराना सॉन्ग है किशोर कुमार जी का। जी बेटा, स्वागत है। जी जी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फैले।
शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। तो अब जैसा अब बेटा आप तो सभी को एक ऐसे ग्रहण के तरह ले आई हैं जहाँ पर स्नेह है, प्यार है, सभी चीजें हैं, खुशी है, और कहते हैं कि ऐसी जो प्रेरणा मिलती है वो घर से प्राप्त होती है। तो इनकी जो मम्मी है वो भी इस प्रकार की प्रेरणा देने का उनका भी बहुत बहुत हाथ है। तो उनकी मम्मी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी बेटी के लिए कुछ कहें, कुछ गुनगुनाएं। आज मैं जो प्राउड फील कर रही हूँ, शायद लाइफ में ऐसे मोमेंट होंगे। मैं अपनी बेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो उसने यहाँ तक ये अचीव किया है, और वो फ्यूचर में और जो करना चाहती है वो भी अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से अचीव करे। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कोमल। ये गुरु और पेरेंट्स से ही मोटिवेट हुई है, तो गुरु के लिए ही मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। जी। है सुना भिक्षु की बगिया वो चलाता था, तेरा पंथ के आसमां पे वो चमकता था। तुलसी है कहाँ रे तू, तुलसी है कहाँ रे तू। ओम आत्मा। बहुत बहुत ही जोरदार माहौल, बहुत ही अच्छा वातावरण क्या हुआ है। और अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम इस प्रकार के इस वातावरण में जब हम सभी रहे हैं, तो मैं बता दूं सुशील जी सिपानी भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिनको मैंने बहुत बार सुना है व्यक्तिगत रूप से। तो अंत में मैं सुशील जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 पंक्तियां बेटी, छोटी बहन के लिए, बेटी के लिए गुनगुना करके अपनी बात को इन सब दर्शकों तक पहुंचाएं। सुशील जी सिपाही कि ये बोल रही है, तो एक गीत का मैं बिल्कुल गुनगुना के बताइए। तो जैसे अपने मारवाड़ी गीत है जी, मरुधर मारो देश करना प्यारो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मरुधर मारो देश माने प्यारो लागे रे, प्यारो लागे आछो लागे चोखो लागे देश माने प्यारो लागे रे। मरुधर मारो देश माने प्यारो लागे रे। ओरा ओरा धोरा मारा उजड़ी उजड़ी रे, तम 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 के चांदनी जू जू सोनारा खेत भाने प्यारो लागे रे। मरुधर मारो देश माने प्यारो लागे रे, प्यारो लागे रे, प्यारो लागे रे। सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि सुशील जी ने की भावनाओं को अगर अपन देखें कि मरुधर मारो देश प्यारो लागे रे, यानी मजदूर जहाँ पे परिवार से मतलब है कि अपना मजदूर, अपना परिवार हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार के जब बेटे बेटियां जिस परिवार में जन्म लें तो वह मजदूर, वह परिवार क्यों नहीं प्यारा होगा, बहुत प्यारा होगा। तो अंत में मैं बेटी कोमल को बधाई देते हुए विदा देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपको आपने जो ये एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए सर मैं आपका सर का और जेके सर का और राकेश सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बेटा हमारे चैनल की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।